नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसमें नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। इसमें बिहार सरकार एक विज्ञप्ति जारी की है, तो देखेंगे ये विज्ञप्ति क्या है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विज्ञप्ति है, ठीक है। एतद द्वारा सभी हितवद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितवद्ध किसी भी तरह का सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 सप्ताह के अंदर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के ईमेल ID directorse.edu@gmail.com पर भेज सकते हैं। 11/10/2023 को ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। अब देखेंगे आगे क्या है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना है। अब जो ये नियमावली बना है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए हैं। विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी, जो हम पहले भी बोल चुके हैं। इनका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब परिभाषाएं देखेंगे क्या सब बोल रहा है। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो। 1 नंबर में है सरकार से अभिप्रेरित है बिहार सरकार। 2 नंबर में है प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेरित है शिक्षा विभाग। 3 नंबर में है नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी। 4 नंबर में है अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेरित है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी। 5 नंबर में है अपीलीय प्राधिकार से अभिप्रेरित है संबंधित प्रमंडल का क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक। फिर अगला नंबर है विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत आते हैं। इनमें पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी शामिल है। कहने का अर्थ ये है, ये विशिष्ट शिक्षक जो किसी भी स्तर से अर्थात किसी भी निकाय में क्यों नहीं नियोजन हुआ है, उन सभी से यह अभिप्रेरित है। फिर अगला नंबर बोल रहा है स्थानीय निकाय से अभिप्रेरित है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। अगला नंबर है स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से अभिप्रेरित है, अर्थात 2020 का जो शिक्षक है वो भी क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है विशिष्ट शिक्षक जिन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित न हो। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। तीसरा नंबर है संवर्ग का गठन। बोला स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती राज या नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते कि वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता हो। कहने का अर्थ यह है कि जो न्यूनतम अंक है पास होने का, अगर उस अंक में पास हो जाते हैं वो सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा, परंतु इस अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण इस नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाता है
या त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है स्थानांतरित करते हुए करने हेतु सक्षम होगा। 4 नंबर में है सक्षमता परीक्षा। विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इस सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। जो 3 बार सक्षमता परीक्षा होगी अगर वो तीनों में फेल हो जाते हैं तो उस शिक्षक को हटा दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है जो अनुकंपा पर भी नियुक्ति होगा उनके लिए उनको मतलब जो सक्षमता परीक्षा है उनमें मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, परंतु ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवा शर्तें उक्त नियमावली द्वारा नियंत्रित होगी। परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। आरक्षण। स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से संबद्ध रहेंगे जिनके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था। वरीयता। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्रारंभिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। अब क नंबर देखेंगे स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। अर्थात जहां पर एक ही तिथि को नियुक्ति हुआ है तो जिनका जन्म तिथि ज़्यादा है वो वरीय माना जाएगा। जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर जहां पर जन्म तिथि भी समान हो जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर से जिनका नाम शुरू होगा या मतलब श्रेणी में जो पहले आएगा वो वरीय कहलाएगा। अब घ नंबर देखेंगे, बोल रहा है उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अर्थात जो अगर सेम सब कुछ मिल गया, नाम का भी वर्णमाला सेम मिल गया, उसके बाद क्या हो गया जन्म तिथि भी समान ही मिल गया, अर्थात जो एक ही तिथि में योगदान है तो उसके लिए जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। अब है वेतन। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी मूल वेतन भी है। कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित उनका वेतन हो जाएगा 25,000 रुपया मूल वेतन। कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक के लिए 28,000 मूल वेतन हो जाएगा। फिर 9 10th के लिए क्या हो जाएगा 31,000। वहीं 11वीं 12वीं के लिए 32,000 मूल वेतन हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इनका वेतन जो है कम से कम 50,000 से 60,000 के बीच सभी शिक्षकों का बन जाएगा। अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल हैं। विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के उपरोक्त वेतन और भत्तों को संशोधित कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि विभाग अपने स्तर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन और भत्तों को संशोधित भी कर सकता है। अब बोल रहा है फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है।
अब यहाँ पर प्रोन्नति का भी प्रावधान है। विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक, 8 वर्ष में उनका प्रोन्नति होगा उपलब्ध उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। फिर 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक और कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक 8 वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्वस्थान प्रोन्नति होगा। फिर यहाँ पर 9 से 10 तक के विशिष्ट शिक्षक और 9 से 12वीं तक के विशिष्ट शिक्षक के लिए है, इनका भी 8 वर्ष पर क्या हो जाएगा, प्रोन्नति होगा उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। कक्षा क्या है, 11वीं से 12वीं तक के विशिष्ट शिक्षक और फिर है कक्षा 11वीं से 12वीं तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, इनका भी 8 वर्ष पर प्रोन्नति होगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्थानान प्रोन्नति। फिर अगला नंबर है, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। फिर अगला नंबर है, प्रधान शिक्षक कक्षा 1 से 5 तथा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी। कहने का अर्थ यह है, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जो नियमावली में जो पात्रता परीक्षा होती है उनके आधार पर उनका नियुक्ति होगा। अब है स्थानांतरण, विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरीकरण होगा। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। अब है, विशिष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। कहने का अर्थ यह है कि उसका स्थानांतरण जिला के बाहर केवल 2 बार ही हो सकता है। इस सुविधा का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यकताओं के आधार पर इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानांतरण के मामले संबंधित शिक्षकों को सुसंगत नियुक्ति वर्ष की पदक्रम ग्रेडेशन सूची के नीचे रखा जाएगा। फिर अगला नंबर है, ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार फिर से तैयार की जाएगी। अब है अनुशासनिक कार्रवाई। विशिष्ट शिक्षक कार्य या लोप के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विनिश्चित किए जाएं। फिर अगला नंबर है, विशेष रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। फिर क में है, कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति। ख में है, जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता। फिर अगला नंबर है, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना। फिर अगला नंबर है, वित्तीय अनियमितता के मामले। फिर अगला नंबर है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव। फिर अगला नंबर है, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना। फिर अगला नंबर है, बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन। फिर अगला नंबर है, कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकार विचार करे। सुझाव समझा गया निलंबन। कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक या पुलिस सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। फिर अगला नंबर है, अनुशासनिक प्राधिकार उपचारी शिक्षक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा। विरह दंड, बर्खास्तगी किया जा सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जा सकता है, निचले पद पर पदावनति किया जा सकता है, कम वेतनमान में पदान्नति किया जा सकता है, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि
वेतन वृद्धियों को रोकना, ये सारी मतलब वृहद दंड दिया जा सकता है। लघु दंड के रूप में निंदन हो सकता है। निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो। गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धियों को रोकना, प्रोन्नति रोकना, ये सारी मतलब कार्रवाई की जा सकती है। अगला नंबर है विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्राधिकार दोषी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर बृहद दंड या लघु दंड का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार दोषी शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण बताओ पूछ सकता है कि उनके विरुद्ध बृहद या लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्यवाही क्यों नहीं प्रारंभ की जाए। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि बृहद दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि दोषी शिक्षक ऐसी 2 सूचनाओं का उत्तर नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले में एक पक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार बृहद या लघु दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इस नियम को उल्लिखित आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अगला नंबर है निलंबन। उपयुक्त आधारों पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार शिक्षकों को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार दोषी शिक्षक का निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण बताओ पूछेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। अब है बृहद दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया। बोल रहा है जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का अधिकार हो कि विशिष्ट शिक्षक ने इस नियमावली में विहित किसी नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य नियोक्ता से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकार यह जांच अधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का संचालन करेगा। जांच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा और दोषी शिक्षक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात या दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। फिर अगला नंबर है जांच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के भीतर पूरा कर लेगा। यदि दोषी शिक्षक 2 तिथियों पर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिए सक्षम होगा। फिर अगला नंबर है विभागीय कार्यवाही पूरे होने के बाद जांच पदाधिकारी एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आगे की कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। फिर अगला नंबर है अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा या जिला मजिस्ट्रेट से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। फिर अगला नंबर है अनुशासनिक प्राधिकार जांच प्राधिकार के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ऐसा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारियों में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से वह जिला दंडाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। फिर अगला नंबर है लघु दंड आरोपित करने की प्रक्रिया। जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामला मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त है वहां पर दोषी शिक्षक को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण बताओ पूछेगा कि क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड आरोपित किया जाए। दोषी शिक्षक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को आरोपित कर सकेगा। फिर अगला नंबर है काम नहीं वेतन नहीं नियम। जहां जिले के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित
से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित के वेतन की कटौती की जाएगी। फिर है 12 नंबर अपील। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश पारित करने के 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय उप निदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय उपनिदेशक 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा, परंतु क्षेत्रीय उपनिदेशक आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ताओं की सुनवाई करेगा। अब अगला नंबर है पुनरीक्षण। क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपील के निपटान के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए और प्रमंडलीय आयुक्त 60 दिनों के अंदर इसका निपटान करेगा। निरसन और व्यावृत्ति। बोला बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020, बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 और बिहार नगर निगम माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 निर्सित किए जाते हैं। इस तरह के निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई प्रवृत्त बनी रहेगी, मानो कि उक्त नियमावली को निर्सित नहीं किया गया है। फिर अगला है बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण अपील नियमावली 2020 के तहत गठित जिला या राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली में प्रवृत्त होने की तिथि से जिला या राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेगा। कठिनाई दूर करने की शक्ति। प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी। बिहार राज्यपाल के आदेश से ये पारित हुआ है। यहाँ पर के पाठक दिया हुआ है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार है। अब प्रतिलिपि यहाँ पर सभी विभाग के पदाधिकारियों को भेजा गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यही था आपका नियमावली।